अगले वीक से इसको देख लेंगे, अगले वीक से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वालेकुम अस्सलाम मोहित भाई। चलें जी सर, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल कैश फ्लोज पे बात की थी, ठीक है। और हमने उसमें ये देखा था कि सर जब आप एनपीवी निकाल रहे होते हैं और आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है जी, और एग्जिस्टिंग काम चल रहा है और आपको कहा जाए कि अरे काम करो, इस काम को ये इस मशीन को उठा के रिप्लेस कर दो। सर रिप्लेस क्यों करेंगे? मे बी सर नई मशीन की कैपेसिटी ज्यादा हो, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने का हमें मौका मिल जाए, ऐसा। तो हम वहां पर क्या करते हैं, डिफरेंशियल कैश फ्लोज लेते हैं। याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है? अच्छा जी, मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा केस रखूं, जस्ट आज हमने बहुत टेक्निकल चीजें देखनी है, दिमाग हाजिर रखना, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए भाई। अगली 3-4 क्लासेस भारी क्लासेस होंगी, ठीक है जी। तो थोड़ा मतलब सुकून में रहना है, ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं सर। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक मशीन है, मशीन ए नाम दे रहा हूँ मैं उसको, ठीक है जी। मशीन ए की बुक वैल्यू है मेरे पास 1 लाख रुपए की, लेकिन सर यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 3 इयर्स है, ठीक है जी। सर इसको अगर मैं आज मार्केट में जाके बेचूं तो मार्केट वैल्यू नाउ सर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है जी। सर मैं आज एक मशीन दूसरी खरीदने जा रहा हूं सर, इसलिए खरीदने जा रहा हूं कि मेरे पास जो मशीन पड़ी है सर, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये डिमांड मीट कर सके। मशीन भी अवेलेबल है मार्केट से, उसकी कॉस्ट है सर 8 लाख रुपए, ठीक है। अब सर अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं मशीन ए और मशीन बी का, तो सर मशीन ए और बी की कैपेसिटी है सर 10,000 यूनिट्स, और सर 22,000 यूनिट्स। सर डिमांड, सर हमारे पास इस मशीन की डिमांड होगी, इस मशीन से अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसकी डिमांड है 16,000 यूनिट्स। नई मशीन लेकर आएंगे, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उससे डिमांड आ रही है सर कोई 18,000 यूनिट्स, ठीक है जी। अब बनाए सर मेरे पास एक यूनिट का सेलिंग प्राइस इधर 100 रुपए था, इधर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हमने 95 रुपीज रखना है। वेरिएबल कॉस्ट इधर सर 40 रुपए की है, ठीक है जी। उधर वेरिएबल कॉस्ट सर 32 रुपीज की है, ठीक है जी। सर मेरे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास सर 1 मिलियन रुपीज की है। सर इधर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास 2 पॉइंट या से 1.5 मिलियन रुपीज की होगी, ठीक है जी। सर टैक्स कोई नहीं है, टैक्स कोई नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों, इस नई मशीन की लाइफ भी 3 इयर्स है, ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, सर पुरानी मशीन का रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स 5,000 है, नई मशीन का रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स 50,000 है, ठीक है जी। सर मेरे पास डिस्काउंट रेट सर 15% है। मुझे एक चीज ये बताएं सर, क्या मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए? बताएं सर, मैं क्या करूंगा? डिफरेंशियल कैश फ्लोज लेके चलूंगा? पक्का? पक्का? सर 4 केसेस है इसके, ये केस में लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूं, सिर्फ वार्म अप करने के लिए दोबारा आपके सामने रख दिया मैंने। शाबाश जी। मुझे बताएं क्या इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए? आपके पास जो सवाल सॉल्व करने के लिए 8 मिनट है। शाबाश।
मुझे मुबारक हो आप लोगों को आपकी स्टाइपेंड बढ़ने का। फाइनेंस सेक्टर मिला है, वेरी गुड वेरी गुड। फाइनेंस सेक्टर में जरूर जाना चाहिए, ठीक है जी। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा भी बाद में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी ताहिर, लेकिन अभी तुम्हें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की, ठीक है ना, उसको वेस्ट नहीं करना। प्रेजेंट वैल्यू को कैश फ्लोज में रखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी ना। हाँ एनुअली एनुअली एनुअली, अरसलान एनुअली मेरा बच्चा। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकती है। गलती कर रहे हो गई प्लीज। एमबी मार्केट वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो अगर ये तुम लोग नेगेटिव ला रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर, आउटफ्लो है ना मतलब। बिल्कुल आ सकते हो भाई, क्लासेस अटेंड करने, अगर फिजिकल आना चाहे बिल्कुल आ सकते हो, यहाँ आते हैं 8-10 बच्चे हर क्लास में आते हैं। अच्छा देखो बेटा, जब टैक्स रेट नहीं हो तो डेप्रिसिएशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव आ रही है एनपीवी, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमें नहीं लेनी चाहिए नई मशीन। हाउ टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक सीनियर प्लेटफॉर्म। अल्लाह ताला ने दो कान किस लिए दिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। करना चाहिए। चलो जी मैं कराऊं उसको मेरे बच्चों। मैं कराऊं। खैर है खैर है खैर है। आप लोगों को 6 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट आपके और हैं।
चले जी, कैपिटल क्या है ये? कैपिटल कौन सा? कैपेसिटी है बेटा, कैपेसिटी लीजिए। जी मैं करा दूंगा सर, हमारे पास टाइम हो गया मुकम्मल, ठीक है। आए जरा दोस्त, मैं इसको करवाऊं। बोर्ड में देखिएगा मेरे बच्चों। देखो मुझे सबसे पहले एक बात ये बताओ, मेरे पास इस सवाल में कहीं पे टैक्स अवेलेबल है? टैक्स रिटर्न नहीं, तो हमने डायरेक्ट कैश फ्लोज बनाने, हमने हमने प्रॉफिट नहीं निकालना, उस पर टैक्स नहीं निकालना। मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ सर, अगर मैं मशीन भी लेता हूँ आज, तो मुझे मशीनें बेचना पड़ेगी। मशीनें कितने की बिकेगी? 10 की। नई कितने की आएगी? 8 लाख की। तो नेट मेरी जेब से कितने पैसे निकलेंगे सर? 7,90,000 निकलेंगे। सर अगर मैं कैश फ्लोज बनाना शुरू करूं, 3 साल के कैश फ्लोज ही मैंने बनाने, ज्यादा नहीं बनाने, ठीक है जी। तो मेरे पास सबसे पहले इनिशियल आउटले आना चाहिए कितने का सर? 790,000 का। डन, पक्का? अच्छा जी, फिर वो कह रहे भाई पुरानी मशीन जो है वो 10,000 की कैपेसिटी रखती थी, 10,000 की कैपेसिटी रखती थी और 16,000 डिमांड थी। 16,000 डिमांड थी तो 16,000 तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते थे, ऐसा? तो बताओ हमारी हमारी इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव जो हम सेल कर रहे थे कितनी कर रहे थे? 10,000 कर रहे थे, 10,000 यूनिट हम बेच रहे थे। तो बताओ मेरे पास सर जो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट और सेल है वो कैसे निकालूंगा मैं सर? जी अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास सेल्स पहले प्रीवियसली कितनी थी, कितनी सेल्स थी सर मेरे पास प्रीवियसली? सर मेरे पास 10,000 यूनिट बिक रहे थे, किस रेट में? 100 रुपए के रेट में, पक्का? अब बताएं अभी क्या होगा? सर मेरे पास 18,000 यूनिट बिकेंगे, कितने में? 95 में। तो मुझे बताएं मेरी एडिशनल सेल्स कितनी है? 7,10,000। तो मैं सेल्स ले लूं एडिशनल? सर हमने वो फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा ले लिए, कोई टेंशन, तब कहा जाएगा ये। फिर एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ भाई प्रीवियस कितनी थी भाई वेरिएबल कॉस्ट? सर मेरे पास 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट थी 10,000 यूनिट्स में। अभी अभी कितनी है? 18,000 यूनिट्स पे 32 की। तो कितनी एडिशनल है? 176, पक्का? देन फिक्स कॉस्ट एडिशनल 1 मिलियन से 1.5 मिलियन, तो ये ज्यादा हो गई, मिसकैलकुलेट। अच्छा फिर एंड में आके रेजिडुअल वैल्यू भी एडिशनल एडिशनल। सर 5,000 मिलते नई मशीन के, अब कितने मिलेंगे? 50, तो 45,000। डन। अब बताएं मैं इन सबको एडअप करूं सर? सर इनके अच्छे भी एनपीवी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं चलो खैर, 1.15 रेस टू द पावर इतना। सर फिर 34,000 डिवाइडेड बाय 1.15 रेस टू द पावर 1, एंड इसी तरह 34,000 डिवाइडेड बाय 1.15 रेस टू द पावर, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब हमने पुरानी मशीन हमारे पास पड़ी हुई थी, उसकी उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? अगर मैं उसको आज मार्केट में जाके बेचूं 10,000, ठीक है जी 10,000। अच्छा नई मशीन लाएंगे वो कितने की मिलेगी? 8 लाख की। तो अगर मैं पुरानी बेच के नई लेकर आ रहा हूँ, मेरी जेब से नेट आउटफ्लो कितना होगा? मैं पहले जाऊंगा पुरानी मशीन मार्केट में बेचूंगा, 10,000 मेरे पास आ जाएंगे, अपनी जेब से 790 उसमें और ऐड करूंगा। तो बताओ नई मशीन खरीदने के लिए मेरी जेब से इनिशियल आउटले अभी कितना होने वाला है? 790 का, ठीक है जी। यानी मैं 790 और पुरानी मशीन दे के नई मशीन लेकर आ सकता हूँ। कह रहे हो? सर बेटा चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, अजान हो रही है टाइम, चलो जब तक ये कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक है?
हमजा आसान हो जाए जवाब दे दो। जी मेरे बच्चों बड़े हो गए सर। चलो मेरे बच्चों, अब मैं दे रहा हूँ आपको एक पास पेपर्स का क्वेश्चन, ठीक है। आपने मुझे सॉल्व करके देना है। इसी तरह डिफरेंशियल कैश फ्लोज का, उसमें भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, ठीक है। पास पेपर है तो दलालत तो होगी उसके अंदर। एक किताब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ग्रुप पे भी। सवाल पास पेपर्स का 11 मार्क्स का सवाल है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ उसको रीड। अच्छा दोबारा दे दो, ओके ठीक। दोबारा देखो, आप लोग के पास आ रही है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अभी लिंक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन वाली बात रेलेवेंट सही तो सोची, मतलब बिल्कुल सही सोचा तुमने। चलो जी सर, यहाँ देख लें, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सिंपल वन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स, ठीक है जी। द कंपनी इज यूजिंग अ 2 year old मशीन, लेबल प्रिंटिंग मशीन, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख, ठीक है जी। देखिए बुक वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है जी। ठीक है ना, हमारे बुक वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख रुपए। फिर एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, ठीक है जी। हमारे पास 5 साल की इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। द मशीन हैज नो सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू सम इन हाउस ऑल्टरेशंस मेड टू इट इन ऑर्डर टू मेक इट कंपैटिबल विद द कंपनीज मेन प्लांट। भाई हमारे पास एक मशीन है, पुरानी है, हमने उसके अंदर इतनी अपनी कारीगरी की है कि वो अब किसी और के इस्तेमाल के लायक नहीं है, ठीक है जी। दो उसकी बुक वैल्यू 4.5 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू सिर्फ 35,000 रुपए। वो जो भी खरीदेगा उसको जितनी ऑल्टरेशन हमने कराएंगे वो रिवर्स करनी पड़ेगी, तो ठीक ठाक इसकी वैल्यू गिर गई है। देन कंपनीज प्रोडक्शन मैनेजर suggested that the existing machine may be replaced with the new state of the art machine which is fully compatible with the company's existing plant, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 9,50,000। यहाँ रुक जाओ 2 मिनट के, मुझे बताओ पुरानी मशीन 35,000 रुपए में जाएगी, नई 9,50,000 में आएगी, तो नेट मेरी जेब से कितना जाएगा? 9,15,000। फिर सर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल है। सैलवेज वैल्यू मेरे पास नई मशीन की 2 लाख रुपए, ठीक है जी। पुराने मशीन की सैलवेज वैल्यू के बारे में कोई खातिर ख्वाह कहानी नहीं दी हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कह रहे जनाब द रिप्लेसमेंट विल सेव फिक्स कॉस्ट बाय 35,000। हमारी एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी बल्कि फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है जी। और कंज्यूमेबल्स भी 12 रुपए पर कार्टन कम हो जाएंगे। तो मतलब है नई मशीन आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो रही है और फिक्स कॉस्ट भी कम हो रही है, ठीक है। विद द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट हमारी सेल्स 3,150 यूनिट होगी, विच इज 5% मोर देन दी
सेल्स और प्रोडक्शन अचीव विद दी ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन पे बस थोड़े से कम यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, ये वाले 5% ऊपर होंगे बस। फिर एग्जिस्टिंग मार्जिन ऑन ईच कार्टन इज 938। उर्दू जुबान में अभी तक हम जो सीएम कमा रहे हैं पर यूनिट 938 कमा रहे हैं, लेकिन जब नई मशीन लेकर आएंगे तो हमें 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो बताओ सर सीएम बढ़ेगा या कम होगा? वेरिएबल कॉस्ट कम होने से सीएम बढ़ेगा या कम होगा? सीएम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 12 रुपए बढ़ जाएगा। तो 938 से कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। इसका मतलब ये भैया कि नई मशीन आने की वजह से डिमांड भी बढ़ रही है थोड़ी सी, और हमारा सीएम भी बढ़ रहा है, और हमारी फिक्स कॉस्ट भी सेव हो रही है। ठीक है जी। तो मतलब पांचों उंगलियां घी में और बंदा कढ़ाई में, ऐसा। वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर केयरफुल is your friend and requested you to jot down some meaningful points for discussion during the forthcoming meeting called for a final decision. Assess whether the project is feasible, assuming cost of capital is 8%. शाबाश जी। डिफरेंशियल कैश फ्लोज है, कैसे पता चला? वेरी गुड सर। एक एग्जिस्टिंग मशीन को हम उठा के क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, एनपीवी किसी की माशाल्लाह 73560 इज द राइट आंसर। 73560 इज द राइट आंसर। चलो अब आ रहा दोस्त, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ, तो गौर से देखना और तरीके से सुकून से समझने की कोशिश करना। ठीक है। चलो मेरे बच्चों बोर्ड में देखो, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहली चीज, नई मशीन अगर मैं खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास इनिशियल आउटले कितने का? देखो बेटा अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से देखना। सर 9.5 लाख रुपए का एसेट है, और पुरानी मशीन जा कितने में रही है? 35,000 में जा रही है। डन। फिर मुझे बताओ सर, मेरे पास पुरानी मशीन से जो सेल्स आ रही है पर यूनिट्स में, सेल्स न्यू यूनिट्स कितना आ रहा है सर? 3150। यही कह रहा है वो कि हमारे पास नई मशीन की जो सेल्स है वो 3150, व्हिच इज 5% मोर देन दी प्रीवियस। पुरानी वाली जो सेल्स है, सेल्स ओल्ड, कितना जी? इसको मैं डिवाइड कर दूं 1.05 से, 1.05 से। यही है। अब बताएं सर, मेरे पास ये पुरानी सेल्स है, नई सेल्स है, तो बताओ सर मेरे पास जो सीएम है पर यूनिट, वो पुराने सेटअप में था 938, नए सेटअप में वो उठ के हो जाएगा 950। 12 रुपए सीएम बढ़ जाएगा। अब बताओ मेरे पास सर पुरानी मशीन से जो सीएम आ रहा था वो इतना आ रहा था, नई मशीन से जो सीएम आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो मुझे बताओगे सर मेरे पास एडिशनल सीएम कितना कितना जी? 178,500। तो मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास एडिशनल सीएम 178,500, 178,500, 178,500 और 178,500। डन। कोई इन्फ्लेशन नहीं है, नथिंग। ठीक है जी। फिर मैं कह रहा हूँ जनाब, फिक्स कॉस्ट सेव्ड कितनी है भाई? फिक्स कॉस्ट सेव 35,000 थ्रू आउट 35 है। रेजिडुअल वैल्यू सब पुरानी मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2 लाख। सलाम बेटा, तुम्हारे पास कंटिन्यूअस इशू आ रहा है आवाज का, तीसरा चौथा दिन है, कोई अच्छा इंटरनेट ले ले भाई। जी मेरा बच्चा। हाँ, तब भी यही आता, तब भी यही आता। आप करते ही आप कहते जी मेरे पास एडिशनल एडिशनल यूनिट्स कितने, एडिशनल यूनिट्स कितने, तो उससे एडिशनल सीएम कितना आएगा? 150 इंटू 950। ठीक है जी। और जो मेरे पुराने यूनिट्स थे उन पे भी 12-12 रुपए का सीएम बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे पास जो ओल्ड यूनिट्स हैं उसका इम्पैक्ट नहीं किया था।
तो वो ओल्ड यूनिट्स है हमारे पास 3000 और 12 का इम्पैक्ट ऐड होने के बाद ये हो जाएगा कितना 36,000 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 178। दोनों तरीके से आ जाएगा। ध्यान है मेरे बच्चों। अब बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं मैं, एनपीवी निकालूं किस रेट से, किस रेट से मेरे बच्चों? 8% से। 8% का रेट दिया हुआ ना सवाल में। सर एक क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट सेव को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इससे ऐसा नहीं लग रहा कि कैश इनफ्लो आ रहा है। बिल्कुल सर आ रहा है कैश इनफ्लो 35,000 का, क्योंकि पहले हमारे कॉस्ट जा रही थी ज्यादा, नई मशीन आने की वजह से वो कॉस्ट हो गई कम, तो टेक्निकली मेरे पास पैसे बचने लग जाए। ठीक है जी, सेविंग्स मेरे पास इनफ्लोज के तौर पे ली जाएंगी। ठीक है जी, सेट है। आउटफ्लो कम हुआ है, इनफ्लो थोड़ी बढ़ा है। वेरी गुड सर, आप एक काम करें, ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट का आउटफ्लो बढ़ रहा है ना उसमें से उसको नेट कर दें। सीधी बात है भाई, जब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा होता हूँ तो मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? एडिशनल खर्चा या खर्चा से पहले हमारी जेब से जा रहे थे कितने ज्यादा जा रहे होंगे, इस मशीन के आने के बाद मेरी जेब से फिक्स कॉस्ट क्या हो रही कम जा रही, तो मैं उसको अकाउंट फॉर तो करूंगा ना बेटा, ये नहीं करूंगा है। इसको अकाउंट फॉर में क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा सर कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट में कम होना रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। दोनों को नेट कर दो कि भाई नेट कॉस्ट कितने से बढ़ गई, सेट है ना? तो सेविंग तो लेंगे ना, 8% है ना, सही हो गया हमजा? ऐड कर दो उसको 73,560 ऐसा। अब मैंने थोड़ा सा मुश्किल में इजाफा, कौन सा ब्रेक? नमाज का ब्रेक। नमाज फिर उसको यही रखते हैं, नमाज को लफ्जा क्लियर हो गया बेटा तुम्हारा पॉइंट? तो मुझे एक बात बताओ, एक डिसीजन की वजह से 1,70,000 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, सही है? समझा, 1,70,000 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई और 40,000 रुपए से फिक्स कॉस्ट कम हो गई। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? ऊपर वाले को कंसिडर करूं, नीचे वाले को छोड़ दूं? नेट करने का मतलब है तुम 40,000 को इनफ्लो कंसिडर कर रहे हो ना। बॉक्स वाले को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स आ रहे थे नाइमा, ठीक है? अब 5,000 सॉरी कितने 150 एक्स्ट्रा यूनिट्स है, 150 एक्स्ट्रा यूनिट पे 950 रुपए का सीएम हमें मिलता है, सेट है? डन। अच्छा जो पुराने यूनिट्स हैं 3,000 यूनिट्स, उनका पहले सीएम था 938, अब उनका सीएम भी हो गया 950, तो मेरे पास इफेक्टिवली सबका सीएम बढ़ गया 12 रुपए से, तो 12 इंटू पुराने 3,000 यूनिट्स। ठीक है, ये तब इस तरह भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, सेट है? ये मेरे बच्चों मतलब कॉस्ट सेव्ड इक्वल्स टू इंक्रीज इनफ्लो या रिड्यूस्ड आउटफ्लो। आज देख एक क्वेश्चन प्लीज शो करा, क्वेश्चन बहुत शो करा। चलो भाई मैं पहले इसको आने दूं क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग्स भी डाल सकते हैं, तो हम बिल्कुल। चलो जी नमाज ब्रेक ले लो, नमाज के फौरन बाद हम फिर मिलते हैं। अच्छा कोई मसला नहीं, कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नमाज हो गई है, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अच्छा अब मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, जरा आंखें खोल के और दिमाग लगा के बात करना, ठीक है? मुझे एक बात बताएं, अभी तक हमने डिफरेंशियल कैश फ्लोज देखे जिसमें टैक्सेस नहीं आ रहे, अगर डिफरेंशियल कैश फ्लोज में टैक्स आएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा?
अगर डिफरेंशियल कैश फ्लोज में टैक्स आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा चलो चलो मैं एक, भाई आवाज आ रही है मेरी रोमेल? आवाज आ रही है? देखो मैं थोड़ी सी इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास जो एसेट मौजूद है, पुराना एसेट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, वो मिसाल के तौर पर 2 लाख है। इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। और तो सुनना, आज इसकी मार्केट वैल्यू अगर बेचने जाऊं, नाउ ये है 3.5 लाख। न्यू मशीन आएगी सर मेरे पास 16 लाख रुपए में। बताओ मेरे बच्चों, टैक्स रेट मेरे पास 30% है। बताओ मेरा नेट इनिशियल आउटले क्या होगा? नेट इनिशियल आउटले क्या होगा? और क्लास का एक एक बच्चा, एक एक इंडिविजुअल जवाब देगा। ठीक है जी, खामोश नहीं बैठेगा। शाबाश जी, सोचो। भाई मेरी आवाज आ रही है? रोमेल अब आवाज आ रही है? अली से वेरी गुड। हसन अली, मुस्तफा तारिक। अच्छा देखो, लगभग सबने एक एक वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, जब टैक्स होता है ना इनिशियली, तो बताओ जब मैं पुरानी मशीन को बेचूंगा तो मुझे गेन होगा। कितने का गेन होगा? 1.5 लाख रुपए का। इस गेन पे मैं क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा। कितना? 30% के हिसाब से 45,000 दिमाग में रखना। तो बता सर, जब मैं नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो नई मशीन के लिए आउटले होगा मेरी जेब से 16 लाख का। पुरानी मशीन में बेचूंगा कितने की? मैं बेचूंगा पुरानी मशीन 3.5 लाख की। और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा कितने का? 45,000 का। तो बताया, मैं 16 लाख की नई मशीन भी खरीदूं, मैं टैक्स भी पे करूं, और साथ ही साथ सर मुझे 3.5 लाख रुपए का इनफ्लो मिले, तो नेट मेरा आउटफ्लो कितना है सर? 1295 पक्का? ये है मेरा इनिशियल आउटले। पक्का जी? दो एक सवाल करके दोगे हैं? ये कैफ का एक सवाल तुम लोगों को करवा रहा हूँ, फिर एक फी फाइनल का सवाल दे रहा हूँ। ठीक है? ये कैफ का सवाल है जो आपको दे रहा हूँ करने के लिए। अच्छा, कॉपिंग एग्जाम्पल कॉपी कर ले, आराम से कॉपी कर ले बेटा, आराम से कॉपी कर ले। अच्छा, एक बात बताओ, एसेट बाय करते हुए कभी टैक्स लगा है आज तक? इनकम टैक्स? नहीं मुस्तफा, इनकम टैक्स तो नहीं है ना? एसेट बाय करने पे कोई कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है ना एसेट बाय करना। और ये टैक्स गेन पे लगा है, डिस्पोजल पे भी नहीं लगा है। सेल्स टैक्स अगर हम पे करते हैं तो हम सबको पता है कि वो सेल्स टैक्स सब्सिक्वेंटली रिकवर हो जाता है, तो उसको कॉस्ट का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और अगर बना लो और आगे रिकवरी दिखा दो तब भी सही है। तो सेल्स टैक्स पे करोगे, पेमेंट दिखा दो, बाद में उसके रिकवरी भी दिखा दो। सेट है?
चले जी, कर लिया कॉपी। भाई मैं तुम लोगों को एक और भी डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ये एनपीवी के पास पेपर्स हैं जो उसके हैं, कैफ के, ठीक है। ये भी अपने पास रखो, कुछ सवालात उसमें अच्छे हैं, ये मैंने आपको सेंड कर दिए, ठीक है। ये भी आपके इनबॉक्स पे नॉक, अच्छा आ गया आपके पास, चेक कर लें, आ गया। चलो जी, आओ जरा इस सवाल को देखते हैं सर। ये कैफ लेवल पर पूछा गया है, 17 नंबर का सवाल, और सीए फाइनल की छपाई है ये। इनफैक्ट सीए फाइनल से ज्यादा मुश्किल है। जिस सीए फाइनल के पेपर को छापा है ना इन्होंने, उस सीए फाइनल के पेपर से ज्यादा मुश्किल सवाल बनाए, ठीक है जी। आओ जरा देखते हैं इसको। ये कह रहा है गोल्फ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट स्मार्ट एक्स। इज एंगेज्ड, इसका मतलब है ये काम ऑलरेडी चल रहा है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे हैं। डन। The existing manufacturing plant is being operated at full capacity. Full capacity का मतलब है इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। But the production is not sufficient to meet the growing demand of Smart X. सीधी बात है सर, हमें मशीन रिप्लेस करना पड़ेगी। GL is considering to replace it with a new Japanese plant. The production capacity of the new plant is 50% more than the existing capacity. ठीक है जी, 50% एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से, यानी जो हमारी करंट कैपेसिटी है उससे 50% ज्यादा। अगर हम करंटली 100 यूनिट बना रहे हैं तो नई मशीन 150 बना पाएगी। डन। To assess the viability of this decision, the following information has been gathered. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वुड बी 500 मिलियन एंड 25 मिलियन। देखो दुनिया की जितनी टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं वो कैपिटलाइजेशन रूल को मानती है। कैपिटलाइजेशन रूल का मतलब वो सारे खर्चे जो एसेट को कंपनी के डिजायर्ड पोजीशन और लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी है, वो दुनिया की बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज भी कैपिटलाइज करवाती है, ठीक है। दुनिया की सारी अकाउंटेंसी बॉडीज कैपिटलाइज कराती है, जैसे अकाउंटिंग में हम करते हैं। एसेट खरीदा, रास्ते का खर्चा पे किया, हैंडलिंग, डिलीवरी चार्जेस, जब हम पहुंचते हैं अपने घर तक लेके, तो जिस कॉस्ट पे आप एसेट को कैपिटलाइज करते हो अकाउंटिंग में, एफबीआर की नजर में भी वही कैपिटलाइजेबल कॉस्ट है। डन। फिर the supplier would send a team of engineers to Pakistan for final inspection of the plant before it is commissioned. 50% of the cost of 12 million is to be incurred on the visit, would be borne by GL. इधर तीन खर्चे पहले बुलेट में, पहले नंबर में तीन खर्चे। 500 का एसेट खरीदा, 25 रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की, और 12 रुपए का 50% अपनी जेब से हमने इनकर किया, किसका, इंस्पेक्शन का, जो एसेट को इनिशिएट करने के लिए जरूरी था। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, फिर मेरे बच्चों, हुमा आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है जी। मैंने ये बताया कि सर एसेट को कैपिटलाइज करते हुए जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे आपने उसी तरह कैपिटलाइज करने जिस तरह अकाउंटिंग में करने। डन। अच्छा जी, सर, as a result of installation of the new plant, fixed cost other than depreciation would increase by 30 million. आपको नहीं लगता पॉइंट नंबर 2 इज स्पेसिफिकली फॉर फिक्स कॉस्ट? आंखें खोल के देख लेना। फिर the existing plant has an estimated life of 10 years and is in use for the last 6 years. तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 10 साल की टोटल लाइफ थी, 4 साल की लाइफ रह गई, 6 साल गुजर चुके। प्लांट्स कैरिंग अमाउंट इज 50 मिलियन, ठीक है जी, फेयर इनफ। And a supplier has offered to purchase the existing plant immediately at rupees 45 million. मुझे बताओ ये जो तीसरा पॉइंट आपने देखा ये किससे रिलेटेड है? पुराने प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। देखा, पुराने प्लांट की लाइफ इतनी बाकी है 4 साल, उसकी कैरिंग अमाउंट 50 मिलियन है, हमने 45 मिलियन में बेच दिया उसको। लॉस हुआ, गेन हुआ? लॉस हुआ तो उस पर टैक्स सेविंग्स मिलेगी, दिमाग में रखना, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर, किस साल की बात हो रही है? गुजरे हुए साल की, पिछले साल की। वो कह रहे हैं हमने 6 मिलियन यूनिट्स बेचे एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ
550। ये किस साल की सेलिंग प्राइस है? पिछले साल की, गुजरे हुए साल की। अगर अब इस पे इन्फ्लेशन लगेगा तो किस साल से लगेगा? ईयर 1 से, ईयर 2 से? ईयर 1 से ही लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, वो कह रहे हैं लास्ट ईयर में 6 मिलियन यूनिट बेचे, 550 के, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 450 की थी, और जीएल एक्सपेक्ट्स द वॉल्यूम टू इंक्रीज बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर एंड 4% देयर आफ्टर। ये पॉइंट पूरा पर्टेन करता है किससे? सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट से, कि भाई हमारी सेल्स 6000 यूनिट्स थी लास्ट टाइम, 6 मिलियन यूनिट्स, अगले साल ही 25% बढ़ जाएगी, नई मशीन आएगी एकदम से जंप करेगी, फिर हर साल फिर 4% बढ़ता रहेगा। ठीक है जी। फिर द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड इन द स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन, ऐसा। और डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज 60 मिलियन। 60 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है, किसकी? नई मशीन की, पुरानी मशीन की? नई वाली की। टैक्स रेट 30% है। टैक्स इज पेड इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइज। ठीक है जी। इन्फ्लेशन का रेट 5% एंड वुड अफेक्ट रेवेन्यूज एज वेल एज एक्सपेंसेस। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। सर शुरू हो जाए, सवाल को सॉल्व करें। शाबाश, मुझे बताएं डिफरेंशियल कैश फ्लो। चलो जी, आओ जरा इसको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ देख लो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूँ पीएफडी में लास्ट अटेम्प्ट में 5 सवाल 6 पेजेस पे आए थे। कितने? जिसमें से 2 सवाल आधे आधे पेज के थे। 2 सवाल आधे आधे पेज का मतलब क्या हो गया? 1 पेज। और बाकी 3 सवाल कितने पेज पे आ रहे थे? 5 पेजेस के ऊपर। ठीक है जी। तो आए जरा देखें भाई, 12 मिलियन की एनपीवी बच्चे ने निकाली है। चेक करते हैं कि वो एनपीवी सही है कि नहीं है। आए जरा देखें, इसमें सबसे बड़ा अजाब डेप्रिसिएशन का था, जो मेजॉरिटी ने गलत किया। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा फोकस करना बोर्ड पे, ताकि ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है सर, मेरे पास 4 साल का डाटा है, इस पे तो किसी को एतराज नहीं है ना? सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल आउटले की। ठीक है, मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास पुरानी मशीन, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50 मिलियन। ठीक है जी। डिस्पोजल वैल्यू कितनी है? 45। लॉस कितने का मेरे पास? डन है। मैं इसको मिलियंस में लिख दूं? 5 मिलियन का आ गया मेरे पास लॉस। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। इस लॉस पे मुझे टैक्स सेविंग्स मिलेगी, इस पे ईमान है सर। इस लॉस पे मुझे मिलेगी टैक्स सेविंग्स 30%। डन। अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं भैया मेरे पास न्यू मशीन, न्यू मशीन कॉस्ट कितने की है? कितने की न्यू मशीन कॉस्ट मेरे पास है बेटा? 500 मिलियन की तो कॉस्ट है। फिर इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 25 मिलियन की, और अदर कॉस्ट है मेरे पास 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 2। डन। ये है मेरी सर नई मशीन की कॉस्ट। डन। अब बताएं सर, मेरे पास नेट इनिशियल आउटले, मैं अगर आपसे कहूं न्यू मशीन, ये आ गई सर मेरे पास कितनी? फिर
ओल्ड मशीन डिस्पोजल कितने की? 45 मिलियन, ऐसा। टैक्स सेविंग्स 484,500,000, ऐसे ही है? सही किया मैंने? अब बताया मैं क्या करूं, इसको यहाँ पर रख दूंगा, लेकिन आप साथ साथ कॉपी कर लें सर, साथ साथ इसको कॉपी करते जाओ ताकि एक एक वर्किंग तो मैं समझ आती है। शाबाश, साथ 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 फौरन फौरन। कर लिया? सेल्स के यूनिट्स, ये जानना जरूरी है कि हमारे पास यूनिट्स कितने हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास ओल्ड मशीन कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी? 6 मिलियन। अच्छा, ये डिमांड अगले साल बढ़ सकती है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी है, तो पुरानी मशीन तो इसी पे चल रही होगी, ऐसा। ईयर 1 B 2 B 3 B 4 भी अगर पुरानी मशीन होती तो यही कैपेसिटी होती सर, यही यूनिट होते हैं। हाँ सर, नई मशीन में क्या आ रहा है? नई मशीन में कह रहे पहले साल ही 25% डिमांड बढ़ जाएगी। डन। उसके अगले साल लगातार 4%, 4% लिखा हुआ है। यस सर, मेरे पास 4% से ये डिमांड बढ़ती रहेगी। 1.04, 1.04 और 1.04। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं मेरी ऊपर वाली सेल, ऊपर वाले यूनिट जो है वो पुरानी मशीन से, नीचे वाला यूनिट नई मशीन से। डन। अगर मैं आपसे कहूं जनाब एडिशनल यूनिट्स, देखो मैं एडिशनल यूनिट्स निकाल सकता हूं, कैलकुलेशन एडिशनल यूनिट्स पे कर सकता हूं, क्योंकि दोनों मशीन से बनने वाला आउटपुट एक ही रेट पे बिकेगा। डन। ये आ गया मेरे पास एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। बताएं मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? नहीं, 550 तो थी लास्ट ईयर, अगले साल ये इन्फ्लेट हो जाएगी 5% से, ठीक है जी। फिर अगले साल ये मजीद इन्फ्लेट हो जाएगी 5% से, फिर अगले साल ये मजीद इन्फ्लेट हो जाएगी 5% से, और अगले साल ये मजीद इन्फ्लेट हो जाएगी 5% से। डन। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ भाई वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 450। ये भी 5% से बढ़ेगी। डायरेक्ट सेल वैल्यू निकाल लो बेटा, मैं तो इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ कि लेटेस्ट ईयर का मतलब होता है गुजरा हुआ साल, तो बढ़ा दी ना। अच्छा नहीं बढ़ाई, हो गया। अब बताएं सर मेरे पास सीएम कितना पर यूनिट? तो मुझे बताओ मैं एडिशनल सीएम पे काम कर सकता हूँ? अब बताओ सर मेरे पास एडिशनल सीएम कितना आएगा अपने कैश फ्लोज में, अगर मैं डालूं उसको यहाँ पे है एडिशनल सीएम। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एडिशनल सीएम है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट। डन। अगर मैं फंक्शन आगे इसी तरह खींच दूं, डन है। ये क्या आ गया मेरे पास सर? एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसा। फिर मेरे बच्चों सवाल के पहले ही पैरा में, या सॉरी सेकंड पैरा में लिखे कि हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने से? 30 मिलियन से। तो मैं एडिशनल फिक्स कॉस्ट लूं कितनी? 30 मिलियन। अब मैं 30 मिलियन को इन्फ्लेट किस साल से करूं? अब देखो यार, यहाँ अजम्पशन ली जा सकती है। तो बंदा कहे कि भाई जो उसने एडिशनल जो कॉस्ट सेविंग्स दी है फिक्स कॉस्ट की, वो ये कह रहा है कि नई मशीन आने के बाद होगी।
जैसे अंग्रेजी जुबान में वो कह रहा है रिजल्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 30 मिलियन। तो इसका मतलब है ये पहले साल का जो है वो इंक्रीज है। तो इन्फ्लेशन हमें कब लगानी चाहिए? ईयर 2 से लगानी चाहिए। ऐसा भाई वो क्लियरली बोल रहा है कि नई मशीन आने के बाद 30 मिलियन सेव होना शुरू होंगे। तो मुझे पता नई मशीन आने के बाद पहले साल तो 30 होगा, उसके आगे से इन्फ्लेशन लगना चाहिए। ऐसा तो बताओ मैं इधर 30 मिलियन ले लूं, फिर इस पे इन्फ्लेशन लगा 5%। डन? पक्का? अब बनाए सर मेरे पास इसके बाद गौर से छोड़ सारी चीजें 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो और मेरे बहुत टेक्निकल सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ मेरे पास एक मशीन है जिसका कैरिंग अमाउंट, गौर से सुनना मेरे बच्चों, मत लिखो, अलग किस्म लिखने का टाइम दूंगा, लॉजिक क्लियर कर लो अपनी। देखो मेरे पास एक मशीन है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 200, मैंने उसको बेचा कितने में? 300 में। कितने में बेचा? 300 में। एफबीआर आया, एफबीआर ने कहा 300 रुपए में टैक्स दो। कितने में? 300 रुपए में टैक्स दो 30% के हिसाब से, 90 रुपए का टैक्स दो। हमने कहा एफबीआर पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब है क्या, हैं सटिया गए हो क्या? भाई 300 नहीं, गेन तो 100 रुपए का है। गेन कितने का है? तुम गेन पे टैक्स काटो ना, तुम पूरी सेल्स पे क्यों टैक्स काट रहे हो? एफबीआर ने कहा रोको रोको मेरी बात सुनो, चलो मैं तुम्हारे गेन पे टैक्स काटता हूँ, आइंदा डेप्रिसिएशन मांगने आओगे? मैंने कहा जब मशीन बेच दूंगा तो डिडक्शन काहे की मांगूंगा। उसने कहा बस याद रखना तुम इस 200 रुपए को डेप्रिसिएशन के तौर पे क्लेम कर सकते थे आगे, इस 200 रुपए की कैरिंग अमाउंट को तुम डेप्रिसिएशन के तौर पे क्लेम कर सकते थे। आज मान लो कि तुम कल से नहीं आओगे डेप्रिसिएशन का क्लेम करने के लिए, तो मैं तुम्हारे गेन पे टैक्स काट देता हूं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे 300 रुपए पे टैक्स काटूं, तो फिर फ्यूचर में तुम 200 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ऐसा? अब बताओ सर। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप जो है वो मेरा टैक्स काट दो 100 रुपए के ऊपर, मैं आइंदा डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं आऊंगा। ये दिमाग में रखना, जब आप टैक्स पे करते हो गेन पे, तो फिर उस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हो। ऐसा? मुझे बताएं आपने क्या ऊपर यही काम किया? आपने क्या ऊपर यही काम किया? आपने जब ये गेन और लॉस कैलकुलेट किया, तो मुझे बताओ ये जो गेन और लॉस आपने कैलकुलेट किया, 1.5 मिलियन का जो आपके पास, सॉरी 5 मिलियन का जो लॉस आया, आपको 45 मिलियन पे आपने टैक्स क्यों नहीं दिया? नहीं सर मैंने ये मान लिया कि मैं पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा। ठीक है जी, पक्का? अब पुरानी मशीन का कोई डेप्रिसिएशन नहीं बनता। ऐसा? तो मुझे बताओ अब मैं अगर डेप्रिसिएशन लूंगा तो सिर्फ किस मशीन का लूंगा? नहीं लेते तो फिर 5 साल का नेट डेप्रिसिएशन लेते। ऐसा? 5 मिलियन नहीं, पूरा जो हुआ है 50 मिलियन वो डेप्रिशिएट होता है। अब बताएं सर मैं क्या करूं, मैं सिर्फ नई मशीन की डेप्रिसिएशन लूं या डेप्रिसिएशन में इंक्रीमेंटल लूं? सिर्फ नई मशीन की लेंगे। क्यों? क्योंकि पुरानी मशीन की सारी डेप्रिसिएशन हमने गेन के अंदर या लॉस के अंदर एडजस्ट कर दी है। अब मैं पुरानी मशीन को ये नहीं कह सकता कि अभी पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन आता और नई मशीन का भी आ रहा, नहीं। अब मैं सिर्फ किसका डेप्रिसिएशन लूंगा? न्यू मशीन का। तो सर मैं डेप्रिसिएशन लूं, कितने डेप्रिसिएशन सर? वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन है कितना? मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है मशीन की? आंखें खोल के देखना, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 531 मिलियन। 531 मिलियन। बताएं मेरे पास सर रेसिडुअल वैल्यू कितनी है एंड की? 60 मिलियन। तो बताएं मेरे पास सर 4,71,000 की डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी। बताएं मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? कितना डिवाइड कर दो उसको कितने से? 4 से। यार तमाम गधे जो ये सवाल करते हैं ना, वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है जी। आई क्या पाने ने क्या किया, सही तरीका किया, सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन लिया। सारे मार्केट में गालियां देना शुरू लोग आए क्या आपको, भाई जब हर एक चीज इंक्रीमेंटल थी तो डेप्रिसिएशन भी क्या लेनी चाहिए थी? तो नहीं भाई, नहीं लेनी चाहिए थी इंक्रीमेंटल। पुरानी मशीन की सारी डेप्रिसिएशन हम गेन और लॉस के नाम पे एडजस्ट, गेन और लॉस के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमने पूरे 45 मिलियन के रिसीट्स पे टैक्स नहीं दिया, हमने नेट करके लॉस को कंसिडर किया। ZTL में यही किया था। हाँ जी, बराबर होती तब भी हम यही कहते हैं ना कि हमारा गेन हो सकता था अगर एफबीआर कहता भी प्रोसीड्स पे टैक्स दो। तो हमने क्या कहा एफबीआर को, ये कि ये मशीन हम 50 रुपए में बेचते 50 मिलियन में, एफबीआर आ जाता 50 मिलियन में टैक्स दो, कहते भाई काय का टैक्स, हमें तो गेन लॉस जीरो है।
एफबीआर कहता ठीक है गेन लॉस जीरो है ना, इसका मतलब है तुम 50 रुपए की प्रोसीड्स को 50 रुपए की कैरिंग अमाउंट के साथ क्या कर रहे हो, नेट कर रहे हो। आइंदा अब इस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लेम लेके नहीं आना। मैंने कहा नहीं लेके आऊंगा, मैं एसेट तो बेच चुका हूँ, काय का डेप्रिसिएशन। आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है कि पुरानी पुरानी मशीन का आप डेप्रिसिएशन किसी जगह पे भी इंकॉर्पोरेट नहीं करोगे, ठीक है जी। जस्ट योर माइस। सर मुझे बताएं 117.75 ये डेप्रिसिएशन आ गया। उठ गया हूँ भाई मैं, सुबह बजने की जगह आप बज रहा है। अब बताएं सर मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई 4 सालों की, और कोई ऐसी चीज जो आपको तंग कर रही हो, और ऐसा कोई गेन और लॉस है नहीं पक्का। अब नेट करूं मैं, नेट कर दिया सर मेरे पास ये क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरे बच्चों, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे बच्चों लिखना मत, मेरे बच्चों लिखना मत। फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या चीज, टैक्स कितना 30% का, सब सालों में मैंने 30% ले लिया, डन। और अगर टैक्स का कोई इम्पैक्ट ना होता तो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं, अल्लाह के बंदे जब टैक्स होता नहीं तो मैं डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज और बता, नई मशीन का गेन और लॉस आएगा जब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो आप एसेट को लेके रेजिडुअल वैल्यू तक जाते हो, तो कोई गेन और लॉस अराइज होता ही नहीं है। किस चीज का माइस यार भाई। अच्छा एडजस्ट माइक, मैं समझा माउस इधर उधर हो रहा है। अब आ रही है आवाज रहा। अच्छा अब सही है। अच्छा अब बताएं सर, मैं समझा माइस कह रहा हूँ माउस, मैं समझ शायद वो उसका कर्सर सामने आ गया जी। अब बताएं सर मेरे पास टैक्स के बाद क्या करूं मैं, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं। अब बता हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया था, ऐड बैक करके उसका इम्पैक्ट खत्म कर दिया। मेरे बच्चों अब मैं क्या लूं यहाँ पे, इनिशियल आउटले ले लूं। इनिशियल आउटले कितने का, इनिशियल आउटले कितने का हमने अभी नीचे कैलकुलेट किया था, ये रहा 484,500, डन। फिर रेसिडुअल वैल्यू कितने की जी, 6 नहीं कितने जी, 60 मिलियन, डन। अब बताओ रिप्लेसमेंट डिसीजन जब भी आएगा डेप्रिसिएशन सिर्फ नई मशीन का लेंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजन जब भी आएगा डेप्रिसिएशन सिर्फ नई मशीन का लेंगे, ये अपने पास नोट कर लो कहीं। सर मैं इसकी एनपीवी निकालूं किस रेट से, रेट क्या है सर मेरे पास, अच्छा वो कह रहा है आईआरआर निकाल के दो, ठीक है जी। सर एक काम करें यहाँ रेट ले लें 15% का, कैलकुलेट एनपीवी एट 15%, ठीक है जी। हार्ड में गया, आईआरआर अभी हमने नहीं किया, डिवाइड बाय 1.15 रेज टू द पावर 12% लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चल भाई 12 कर दे यार, नीचे वैसे रिक्वायरमेंट आईआरआर की है, ये लो मैंने 12 कर दिया, टोटल 55.412 मिलियन की एनपीवी है। कितने लोगों ने इसके आसपास भी काम किया, हाँ जी, हाँ जी, नहीं इससे पहले कितने लोगों ने आधा सवाल सही कर लिया था, चलो गुड है। डेप्रिसिएशन में गलती हुई थी, कोई टेंशन नहीं है। अरसलान वेरी गुड, इनिशियल आउटले में गलती हो गई थी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, पूरा सही हुआ भाई। मुकीत वेरी गुड मेरा बच्चा, 80% तक सही हो गया था, वेरी गुड यार, एक्सेलेंट यार। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बैच आया यार बच्चों का। रजा कोई मसला नहीं है, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, हैं तुम लोगों ने मेथड 2 से किया, मेथड 2 से आसान था।
एडिशनल सीएम उसको आफ्टर टैक्स कर देते, जो फिक्स कॉस्ट उसको आफ्टर टैक्स कर देते, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स ले लेते, कहानी खत्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेजिडेंट वैल्यू पे कभी टैक्स लगा है? टैक्स कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे नहीं लगता ना। टैक्स सेविंग्स या गेन, टैक्स जो है वो लगता है गेन्स के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, और टैक्स सेविंग मिलती है एक्सपेंसेस के ऊपर। तो पीपी से रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज है जो एक्सपेंस के तौर पे काउंट होती है, वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। Why didn't we consider tax savings on depreciation? Because we have already incorporated tax depreciation into it. ठीक है, और फिर हमने क्या किया, टैक्स अपना कम कर दिया इसकी वजह से, फिर हमने ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया। हम गए लंबे मेथड से, शॉर्टकट मेथड से चला जाऊं, वो भी करा दूं शॉर्टकट मेथड से, करा दूं हैं? करवा देने लगे कह रहे हैं जी। जी सर। अच्छा ये पहले कॉपी करना है तो कर लो ताकि मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं। ये मैं गोपचे में ले जाऊं। शाबाश जी। देता हूँ स्क्रीन शॉट। नहीं नहीं क्यों जाए भाई, 9:30 तक क्लास है, क्या हो गया? हाँ नहीं भाई, 9:30 बजे का मैसेज आया होगा तुम लोग के पास है? भाई कितने बजे की क्लास है हमारी? मैंने सर फाड़ देना मैनेजमेंट का। 9:30 बिल्कुल 9:30 तक है। ये मैं लेके जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता 10 10:30 तक, ठीक है? देखो बेटा तुम लोगों को पास पेपर भी पूरे करवाने हैं मुझसे, कोर्स भी पूरा करवाना है, ठीक है जी। और एक ही बंदा पढ़ा है सारा, तो फिर थोड़े नखरे मेरे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना, थोड़ा बैठना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? पूरा कोर्स में पढ़ा, पहली दफा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। कौन? FR में इस दफा पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, वो भी लोगों के पब्लिक की भरपूर फरमाइश पे 100% में पढ़ा रहा हूँ। सब निकल गया, दिया, अल्लाह करे निकल जाए। ऊपर वाला टेबल दिखा दें, नीचे वाला दिखा दें, इधर कर दें उधर कर दें। हाँ ABC ये कंसीक्वेंस है बेटा, देख लेंगे अब्दुल वासे, उसको अगले क्लास से देख लेंगे, ठीक है? आई विल डेफिनेटली शेयर द होल डॉक्यूमेंट इन PDF, डोंट वरी। ABC मुझे कॉल कर ले बेटा क्लास के बाद, मैं तो डिटेल में गाइड कर देता हूँ। NPV के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है इस बुक और उस बुक के अंदर, ठीक है ना? जो चेंज है मेजर उसके अंदर है, तो जब तक हम हमारे पास ये किताब है हम यूटिलाइज कर सकते हैं अभी, ठीक है ना? क्योंकि वो टाइपिंग स्टेज के ऊपर है, उस पर टाइप हो रही चीजें, मैं नहीं चाह रहा कि यार वो पास पेपर के ना कटिंग ऐसी डाल दूं अंदर, नहीं मिला टाइम तो ऐसे ही डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? बाकी लोगों ने ऐसे टीपे में, हम भी टीप देंगे। सेम डे रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल, सेम डे, आज रात को रिकॉर्डेड लेक्चर ये वाला अपलोड हो जाता है, ठीक है? आप सुबह उठ के आराम से देख सकते हैं, सोल्यूशंस भी डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड कॉपी में मैं बना इसी एम से रहा हूँ कि आप आई कैप लेके जा सकते, ठीक है? सही जी, बढ़े हम आगे स्टेप। अरे क्योंकि दोनों मशीन्स की जो सेलिंग प्राइस थी ना वो सेम थी, दोनों मशीन से जो बनने वाले यूनिट्स थे ना उनकी सेलिंग प्राइस सेम थी, हमने इसलिए डायरेक्ट एडिशनल यूनिट्स पे ले लिया, ठीक है जी? सर स्टॉक काउंट के दिनों में क्लास तो नहीं होंगी ना, बिल्कुल नहीं होंगी, एक एक 2 दिन में छुट्टी दूंगा स्टॉक काउंट के चक्कर में, ठीक है ना? मैं 30
1 और 2 ये 3 दिन छुट्टी होगी। क्यों? कहाँ जाना? इंडिया? नूरियाबाद? नूरियाबाद तू ऐसे कह रहा है जैसे कश्मीर से उस तरफ है। पैदल भी जाएगा ना तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा नूरियाबाद। हैं? बता रहा हूँ अभी से, रुक जाओ। चलो जी, आए जरा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी देख ले मेरे बच्चों। अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता तो मैं एनपीवी कैसे कैलकुलेट करता, यहाँ देख लो। मैं सबसे पहले लेता इनिशियल आउटले। मैंने कहता भाई साइड में रखो इनिशियल आउटले, कितना जी? 484 ईयर। डन। फिर मैं लेता सीएम, नेट ऑफ टैक्स। दिस सीएम इनटू एडिशनल यूनिट्स इनटू 0.7 इनटू 0.7। देख ले बेटा मैं 70% कर रहा हूँ, ठीक है? ये आ जाता। डन। फिर मैं क्या लेता? मेरे पास आता सर एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट। कितनी है वो? 30 मिलियन इनटू 0.7। और अगले साल ये इन्फ्लेट हो रही होती 5%। डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन है कितना सालाना? ये रहा निकाला है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 30%। टैक्स सेविंग, ओनली टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन आ गया। फिर रेजिडुअल वैल्यू कितने की? 60 मिलियन की। एनपीवी एट 12%। रेज द पावर 0 एंड सो ऑन। आ गया जी, सेम एनपीवी आ गई, 3 स्टेप्स में आ गई। ये इतना लंबा चौड़ा हुआ था 55.412। ये रही जी 55.412। ये भी मैंने उठा के जी जनाब, बड़े हम आगे। पक्का जी? क्या मसला क्या है इसके अंदर? उमा क्लियर हो गया बेटा? यासिर? पहले साल से इन्फ्लेट करना भी है। नया कॉन्सेप्ट सर, अपने पास हेडिंग डालें न्यू कॉन्सेप्ट। चलो जी। अच्छा एक सवाल तो मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं, एक सवाल होमवर्क के तौर पे दे दूं। एक सवाल आपका होमवर्क है, हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 12। हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 12 ZCL। ये भी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है? कहो तो मैं यहाँ टीप दूं उसको। टीप नहीं, ये फाइनल का। और ये जो अभी तुमने सवाल किया ना, इससे ज्यादा आसान है। इसका आंसर भी दे दूं या इसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूं तुम लोगों के लिए? ये मैंने यहाँ लिख दिया होमवर्क, ठीक है जी? आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज सीखें। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। सर यहाँ देखिए दोस्त, मैं आपको एक दूंगा कॉन्सेप्ट और फिर जो डिफरेंशियल कैश फ्लोज है और जो नया कॉन्सेप्ट है ना उसको मर्ज करूंगा, ठीक है? वो डिफरेंशियल कैश फ्लो नया कॉन्सेप्ट मर्ज होगा अगली क्लास में, लेकिन आज नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। मुझे एक चीज ये बताएं, मेरा इनिशियल आउटले है 2 लाख का, ठीक है जी? इस एसेट की लाइफ है, नहीं नाम बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा ना इस कॉन्सेप्ट का। 4 साल। 4 साल बाद इसकी रेजल वैल्यू होगी 40,000 रुपए की, या से 45,000 रुपए की, ठीक है जी? इस पर्टिकुलर मशीन से जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे हम उनको 80 रुपए में बेच सकेंगे।
इस मशीन से प्रोड्यूस होने वाले यूनिट की आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? चलो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो भाई, मेरे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए, इसकी लाइफ 4 साल है। 4 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 45,000 रुपए होगी। डन। इससे जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होंगे 80 रुपए के बिकेंगे। 32 रुपए इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। 1 लाख रुपए की सालाना फिक्स कॉस्ट है। 12,000 यूनिट इससे प्रोड्यूस होंगे। सर अगर मैं आपसे कहूं मुझे एनपीवी निकाल के दे दो, कितना आसान सवाल है। अगले 3 मिनट में मुझे इसकी एनपीवी निकाल के दे दो। मुझे एनपीवी निकलवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। एनपीवी निकलवा के मैं इससे एक काम करवाऊंगा। निकालो जरा एनपीवी। एनपीवी निकाल के दो जी। किस चीज का रेट? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लें। डिस्काउंट रेट 10% का। एक बात बताओ, इसके अंदर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे ले या डिमिनिशिंग बैलेंस पे? इस सवाल में एक चीज छुपी हुई है जो बता रही है कि इसको स्ट्रेट लाइन पे लेके जाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस पे। लानत तुम लोग की शक्लों पे, इस पर टैक्स रेट आई नहीं, इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। शाबाश, आगे से बच्चा बता भी रहे हैं स्ट्रेट लाइन। जब टैक्स नहीं दिया हुआ तो इग्नोर करना है डेप्रिसिएशन को। शाबाश 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 मेरे बच्चों, मुझे एनपीवी निकालवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जी एनपीवी। एनपीवी। माशाल्लाह, इतने आसान से सवाल की भी 4 एनपीवी मुझे क्लास से दे दी है। नेगेटिव एनपीवी आ रही है। सिर्फ 2 लाख रुपए का एसेट है? कितनी? 133।
9591 बिल्कुल सही है। उस समय बेटा थोड़ी सी गलती की है तुमने। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने रखा इनिशियल आउटले, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, ईयर 0, 1, 2, 3 और 4। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं सर, मेरा इनिशियल आउटले कितना है? टैक्स है नहीं तो मैं डायरेक्ट इनिशियल आउटले ड्राफ्ट कर सकता हूँ, 2 लाख एक्सेल पे करा दूं उसको, जरा सा। मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सबसे पहले इनिशियल आउटले कितना? सर कभी आप इनिशियल आउटले को नीचे डालते हैं, कभी ऊपर डालते हैं, क्या लगाया हुआ है आप? भाई जब टैक्स नहीं होगा तो मैं ऊपर डाल दूंगा, जब टैक्स होगा तो मैं टैक्स निकालने के बाद उसको आखिर में डाल दूंगा, ठीक है ना? सर कितनी इनिशियल आउटले मेरे पास? 2 लाख। फिर सेल्स कितने की? सालाना सेल्स कितने की? 12,000 यूनिट्स इंटू 80, यही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 12,000 यूनिट इंटू 32। फिक्स कॉस्ट 1 लाख। फिर रेजिडुअल वैल्यू कितने की? कितने की रेजिडुअल वैल्यू बेटा? 45,000। मैंने कहा भाई मुझे इनका टोटल करके दे दो, टोटल। इन्होंने मुझे सारे कॉलम्स का टोटल दे दिया। मैंने कहा भैया इन सारे कैश फ्लोस का नेट कैश फ्लोस की मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। मैंने कहा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर, ओहो, रेज टू द पावर 0, ठीक है जी, और यहां रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन। मैंने कहा जी मेरे पास एनपीवी एट 10% कितना जी? ये आ गया मेरे पास 1,339,592 डन। अच्छा मुझे तो ये निकलवाना ही नहीं था आपसे, तो बहुत बेसिक सी बात है कि मैं आपसे एनपीवी निकलवाऊं, ठीक है जी, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। सुने, मैं आपसे एनपीवी नहीं निकाल रहा था, एनपीवी मुझे चाहिए थी, फिगर मैं निकाल ली। एग्जाम में वो कहेगा बाबू ये लो एनपीवी, ये लो एनपीवी, हम तुम्हें खुद दे रहे 1,33,95,92, ये ले लो। अब एक काम करो, ये सब कुछ बताओ कितने यूनिट पे एनपीवी हासिल होगी, बताओ। रिवर्स वर्किंग मैं नहीं करूंगा, रिवर्स वर्किंग मैं इसके लिए एक आसान काम करूंगा। अब बताओ गिवन एनपीवी के लिए वो तुमसे क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बताओ मैं करूंगा क्या? मैं अपने कैश फ्लोस को डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में, अपने सारे कैश फ्लोस को डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में। नंबर 1 सिंगल कैश फ्लोस, बताओ इधर सिंगल कैश फ्लोस को मैं पीला रंग दे रहा हूं, पीला रंग। कौन कौन से? इनिशियल आउटले और रेजिडुअल वैल्यू, डन। फिर मैं दूसरा कैश फ्लो पिक कर रहा हूं, वो क्या है सर मेरे पास? सेकंड कैश फ्लो में पिक कर रहा हूं सीरीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन यूनिट्स। मुझे बताओ इधर सीरीज ऑफ कैश फ्लो कौन सी है जो यूनिट पे बेस नहीं कर रही है? सर मैं उसको ये ब्लू रंग दे रहा हूं, और वो सिर्फ कौन सी है? फिक्स कॉस्ट, डन। तीसरी चीज सीरीज ऑफ कैश फ्लोज दैट डिपेंड ऑन
यूनिट्स। वो कौन कौन सी है सर? मैं हरे रंग दे रहा हूं उसको। वो सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। डन। 3 हिस्सों में चला गया। मिसिंग फिगर क्या है इसके अंदर? यूनिट्स है। इसका मतलब है मैं सिंगल कैश फ्लोज लेके चल सकता हूं, मैं वो सीरीज लेके चल सकता हूं जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है। फंसूंगा कहां पर? वो सीरीज जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है। डन। चलो जी, अब एक काम करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम एक नया फॉर्मेट यूज करते हैं। हम कहते हैं जी कैश फ्लोज पर्टिकुलर्स डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। मुझे बताओ मेरे पास सिंगल कैश फ्लोज कौन से हैं? इनिशियल आउटले कितने का है? 2 लाख। बताओ इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर क्या है? ये जीरो पे पड़ रहा है। डिस्काउंट फैक्टर क्या है इसका? इसका डिस्काउंट फैक्टर है 1। और जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है खत्म। 1 का मतलब क्या है? 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया। ठीक है जी, कितने? प्रेजेंट वैल्यू कितनी? ओ अच्छा सर, प्रेजेंट वैल्यू कैसे? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा। अब बता, इनिशियल आउटले के बाद रेजिडुअल वैल्यू। मेरे बच्चों रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 45,000 एक इनफ्लो है। ये 45,000 मुझे 5 या कितने 4 साल बाद जाके मिलेंगे। कितने? 4 साल बाद। तो एक काम करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर 4। बताओ कितना आ रही? सर कितना आ रही है डिस्काउंट फैक्टर? 0.683। सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 45,000 के सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कितनी? 30735। डन। अच्छा जी, अब ये तो मेरे पास 2 कैश फ्लोज हो गए जो सिंगल कैश फ्लोज थे। अब मेरे पास सीरीज है। सीरीज में क्या है? फिक्स कॉस्ट है। कितने की? सालाना 1 लाख की। अब देखो, मुझे इस सीरीज के लिए एन्युटी फैक्टर चाहिए। एन्युटी फैक्टर का मतलब है लगातार ये मुझे मिलता रहे कितने सालों तक। सर तो मैं एन्युटी फैक्टर निकाल लूं, 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज द पावर -4। बताएं ये एन्युटी कितनी आ रही? 3.179। ये है सर 5 सालों के 417 पक्का 4 सालों में आ रहा है। 3.17 है। अशोर 170। सर ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की। अगर वो 1 रुपया हर साल मुझे मिलता रहा, ठीक है जी, ये 1 रुपए की एन्युटी की फेयर वैल्यू है कितने सालों की? 4। इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 लाख से, कितना आ जाएगा? पक्का? ये आ गया भाई इतना सारा अमाउंट। फिर अब एक सीरीज रह गई है मेरे पास और। वो सीरीज मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट पे बेस कर रही है। उसमें है क्या क्या? सेल्स प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है। यूनिट्स कितने हैं वही तो मालूम करना है। सेलिंग प्राइस है कितनी? 100। वेरिएबल कॉस्ट 100 है, कितनी है? 80। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 32। ऐसा तो सीएम कितना आ जाएगा नेट करूं अगर इन दोनों को? तो ना ना ना, कितनी? 48। 48 मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स कंसिडर कर लेता हूं। डन। मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स कंसिडर कर लेता हूं। ये मेरे पास हो गया 48x। एक साल का टोटल सीएम फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। सर इसके लिए भी एन्युटी यही होगी। ऐसे ही इसके लिए भी एन्युटी यही होगी। 4 साल तक लगातार मिलता रहेगा ये अमाउंट। मुझे बताओगे 48 कैसे आया? कौन सा 48? सीएम लिया ना मेरा बच्चा मैंने। 80 माइनस 32। और इन्फ्लेशन को भी इनकॉर्पोरेट करना सिखा रहा हूं, कोई टेंशन। दोनों कराते हैं, वॉल्यूम का इंक्रीज भी इनकॉर्पोरेट करा है, टेंशन नहीं। जी हाँ जी, सेट हो गया। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना आता है टोटल सीएम? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल सीएम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल सीएम 1521 1521। ओके एक्स। ऐसा
सर मैं कह रहा हूँ इनिशियल आउटले की प्रेजेंट वैल्यू, रेजल्ट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, सारी फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, सारे सीएम की प्रेजेंट वैल्यू, ये बराबर है एनपीवी के। एनपीवी कितनी है? बताओ मेरे पास ये एक्स कितना है। अभी बच्चा कह रहा है एक्स कैसे निकलेगा, वो तो बहुत मुश्किल है। बड़ा आसान है भाई, इसको लिटा के क्वेश्चन में डाल दो ना, है। अच्छा हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। -2 लाख प्लस, ये कंफ्यूज कर देता ना ये। प्लस 152.16x इक्वल्स टू 1335959 जो भी है। अब बताओ मेरे बच्चों, x के लिए इसको सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है बाबू? एग्जैक्ट फिगर बताना। एनपीवी की वैल्यू ठीक नहीं ली है मैंने। 1339, सॉरी 1339 सही है बेटा, सही कर लो। वेरी गुड सर। कितना आ रहा है अब? एक्स कितना आ रहा है? सर इतना लंबा क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है। बिल्कुल आना 12। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या हो गया है? ये नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव नेट करो, फिर नेगेटिव ऐड करो, तो 12,000 निकाल लिया लोग। क्या बात, मैं हेल्प कर दूं? एक बच्चे का है 2.75। ये क्या है भाई? चलो मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। आप एक काम करें, पहले इन 3 फिगर्स को नेट कर दो। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं। ये 2 माइनस में ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस वाला नेट हो जाएगा। कितना आ रहा है देखो जरा, है? नहीं, ये मुझे अब निकाल के दोगी। 84 ठीक है जी। नेगेटिव में पॉजिटिव में? नेगेटिव पक्का। और ये कितना आ रहा है यार तुम लोगों को? बच्चों से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। मैं मोबाइल से कर लूंगा। ये 3 कितने आ रहे हैं? -486251 प्लस 152.16x ऐसा बराबर है 1339592। सर ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 152.1xx। ठीक है जी। 133 ठीक है जी, प्लस 486251। अब ये x, अब तो वैल्यू निकाल लो। चमाटे मारना चाहिए इनको। अभी भी नहीं आ रहा क्या? 12,000 ऐसा। अब आपसे एग्जामिनर पता है करवाएगा क्या? सुनो, एग्जामिनर क्या करवाएगा? एग्जामिनर आपको डाटा देगा, कहेगा बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिनिमम मिनिमम मिलने चाहिए कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो जाए। इसका मतलब एग्जामिनर कितनी एनपीवी चाह रहा है? 0। वो कह रहा है बताओ 0 एनपीवी लाने के लिए, यानी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे। डन। एक तो ये जलालत होगी, फिर डबल जलालत। वो कह रहे हैं एक एक इक्विपमेंट, एक मशीन चल रही है, हम सोच रहे नहीं लिए हैं, तो बताओ कितने एडिशनल यूनिट्स बेचें ये दोनों मशीन्स की एनपीवी बराबर हो जाए। 17 नंबर के पास पेपर में सवाल। कितने? 17 नंबर के। क्लियर है? अब खेलोगे। अब जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स मांगेगा एनपीवी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं निकालेंगे, इस टेबल से निकालेंगे। डन है? पक्का?
क्यों 3 मिनट बाकी है हमारे भाई। देखो भाई, इस कॉन्सेप्ट का नाम तो बता दें। इस कॉन्सेप्ट का नाम है नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ गिवन एनपीवी। नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ गिवन एनपीवी। अच्छा, अगर आप लोग 1 मिनट रुको तो मैं आपको उसका पीडीएफ भी हाथों हाथ लातों लात दे दूं। थैंक यू बेटा वकास। अभी 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 अगले 5-10 सेकंड। कौन सी, कहाँ है? रिकॉर्डेड लेक्चर के सेक्शन में भी हो जाएगी, वैसे मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी दे दूंगा, ताकि अगर किसी ने घर पे जाके अभी भी लिखना है तो उसको अवेलेबल हो। चलो जी, हो गया ही। हाँ हाँ, ओपन बुक है। अब तक माशाल्लाह हम कोई 21-22 पेजेस का काम कर चुके हैं। मेरी राइटिंग छोटी है काफी। ये लो भाई, ये मैं ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने पास यहाँ से डाउनलोड भी कर लो। ये लो, आपके पास आ रहा होगा। देखिए, ये फाइल आपके पास पहुंच गई। देखिए, फाइल आपके पास पहुंच गई मेरे बच्चों, पहुंच गई। हाँ या ना में जवाब दे दो। पहुंच गई तो उसको डाउनलोड कर लो, बस इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी खुद डाल दूंगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू बेटा।